हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2006 में आई मूवी द हिल्स हैव आइज। ये मूवी मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। इतनी फेवरेट है कि इस चैनल पर सबसे पहली स्टोरी एक्सप्लेन वीडियो मैंने इसी मूवी की डाली थी, लेकिन वो सिर्फ 5 मिनट की वीडियो थी और वो मैंने फ़न के लिए डाली थी। बाद में मैंने उसे प्राइवेट कर दिया। अब बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांड पर मैं दोबारा इसके ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि अब क्वालिटी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मेरी फेवरेट मूवी है, इसलिए चैनल पर भी ज़रूर होनी चाहिए। ये 1977 में आई द हिल्स हैव आइज का रीमेक है। उसे डायरेक्ट किया था वेस क्रेवन ने, और वेस क्रेवन हॉरर में एक जाना माना नाम है। उन्होंने स्क्रीम और नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट जैसी मूवीज भी डायरेक्ट की हैं, लेकिन इस मूवी को उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया है। इसके डायरेक्टर हैं अलेक्जेंडर एजा। वेस क्रेवन ने इस मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है। ये मूवी बिल्कुल भी अंडररेटेड नहीं है, लेकिन ये उतनी ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं है। कई लोगों को इस मूवी के बारे में पता ही नहीं है, जबकि ये एक मास्टरपीस है। ये ओरिजिनल फिल्म से भी ज़्यादा अच्छी है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन इस मूवी के बारे में नहीं जानता। ये मूवी मस्ट वॉच है। हॉरर फैंस इस मूवी को स्किप नहीं कर सकते, और ये फुल मूवी यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। तो ये वीडियो देखने के बाद एक बार खुद से इस मूवी को एक्सपीरियंस ज़रूर करना। बाकी बातें वीडियो के एंड में करेंगे, इस मूवी से जुड़े ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि 1945 और 1962 के बीच यूएस गवर्नमेंट ने 331 एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए थे, लेकिन उनकी वजह से लोगों पर हुए जेनेटिक इफेक्ट्स को गवर्नमेंट आज तक नकारती है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ साइंटिस्ट को, जो कि न्यू मैक्सिको के डेजर्ट में कुछ सर्चिंग कर रहे थे। अचानक उनके सामने खून से लथपथ एक आदमी आकर मदद मांगने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक डिफॉर्म म्यूटेंट उन सबको एक पिकैक्स से मार देता है और उनकी बॉडीज को उनके ट्रक के पीछे बांध कर ले जाता है। इसके बाद मूवी के इंट्रो में हमें न्यूक्लियर टेस्टिंग दिखाई जाती है और उसके कारण हुए जेनेटिक म्यूटेशन से डिफॉर्म पैदा हुए बच्चे भी दिखाए जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक गैस स्टेशन को, जो कि डेजर्ट में ही था। उसका मालिक जैब अंदर सो रहा था, तभी बाहर से उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो एक शॉटगन लेकर बाहर जाता है। वो किसी रूबी का नाम ले रहा था। रूबी को ढूंढते हुए वो गवर्नमेंट एरिया में चला जाता है। वापस आकर वो देखता है कि उसके गैस स्टेशन के बाहर एक बैग रखा था। उसे देखकर वो चिल्लाकर कहता है कि सब खत्म हो गया है, मैं अब कोई मदद नहीं कर सकता। वो उस बैग को वहीं छोड़कर अंदर चला जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो उस बैग को अंदर ले जाता है और कोई उसे छुपकर देख रहा था। उस बैग में बहुत सारा कीमती सामान होता है। उसमें उसे एक कटा हुआ कान भी मिलता है, और वो कान भी उसी लड़की का था जिसका वो सब सामान था। ये उस बैग में मिली एक फोटो से हमें पता चल जाता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जैब उन म्यूटेंट्स के लिए काम करता था और अब वो और उनका साथ नहीं देना चाहता था, लेकिन लालच की वजह से वो खुद को रोक भी नहीं पा रहा था। वो सामान चेक कर रहा था, तभी बाहर कोई आ जाता है। वो एक फैमिली थी जो कि क्लीवलैंड से सैन डिएगो जा रहे थे। फैमिली का हेड था बॉब, उसकी वाइफ एथल, उनके बच्चे बॉब, ब्रेंडा और लिन का हस्बैंड डग और उनकी छोटी बच्ची कैथरीन। उनके साथ 2 जर्मन शेपर्ड डॉग्स भी थे, जिनका नाम था ब्यूटी और बीस्ट। कार में फ्यूल डलवा कर वो वहां से जाने लगते हैं। तब जैब उन्हें हिल्स के बीच में से एक शॉर्टकट बताता है, जो कि मैप पर नहीं था। टाइम बचाने के चक्कर में बॉब वो शॉर्टकट ले लेता है। उस पर चलते हुए उन्हें अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि कुछ हिडन स्पाइक की वजह से उनके टायर पंचर हो जाते हैं और उनकी कार क्रैश हो जाती है। अब आप समझ गए होंगे कि जैब म्यूटेंट्स के साथ कैसे काम करता था। ब्यूटी और बीस्ट ट्रेलर से निकलकर भाग जाते हैं और बॉबी उन्हें लेने जाता है। बॉब सोच रहा था कि ये हाई टेम्परेचर की वजह से हुआ है। वहाँ मीलों तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना ही उन्होंने वहाँ तक कोई कार देखी थी। बॉबी अपने कुत्तों को पकड़कर ले आता है, लेकिन कोई छुप कर उसका पीछा कर रहा था। उन्हें कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। तब बॉब डिसाइड करता है कि वो पैदल ही मदद लाने जाएंगे। बॉब वापस गैस स्टेशन पर जाएगा और डग उसी रास्ते पर आगे जाएगा। बॉब भी सभी लेडीज़ के साथ वहीं रुकेगा। बॉब अपने पास एक गन रख लेता है और एक गन बॉबी को दे देता है, क्योंकि डग गन नहीं रखना चाहता था। वो दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। ब्रेंडा ट्रेलर का दरवाज़ा खोल देती है, तभी ब्यूटी बाहर निकलकर भाग जाती है। बॉबी उसके पीछे जाता है। उसका पीछा करते करते वो बहुत दूर चला जाता है। उसे वहाँ खून पड़ा मिलता है। वो खून का पीछा करता है और देखता है कि किसी ने ब्यूटी को बीच में से चीर डाला था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, और इसी कोशिश में वो चट्टान से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। एक डिफॉर्म लड़की उसके पास आकर बैठ जाती है, और यही है रूबी। लेकिन वो बाकी म्यूटेंट्स जैसी नहीं थी। वो बॉबी को अपने भाई गॉगल से बचा रही थी, जो कि ऊपर बैठकर ब्यूटी का पैर खा रहा था। उधर डग चलते चलते एक बहुत ही बड़े क्रेटर तक पहुंच जाता है, जिसमें कई सारी गाड़ियां खड़ी थी।
वो पास जाकर चेक करता है लेकिन कोई भी कार चलाने लायक नहीं थी। उधर बॉब को गैस स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। जैब को ढूंढते हुए वो अंदर घुस जाता है और वहाँ उसे वही बैग मिल जाता है जिसमें कटा हुआ कान पड़ा था। उसे वहाँ और भी कई सारे लोगों का सामान मिलता है। साथ ही उसे वहाँ कई सारी न्यूज़पेपर हेडलाइंस भी लगी हुई मिलती हैं जिनसे उसे पता चल जाता है कि वहाँ क्या चल रहा था। वो वहाँ खड़ी एक कार में बैठकर जाने लगता है। तभी आउट हाउस में से उसे जैब की आवाज़ सुनाई देती है। वो कार से उतरकर उसे देखने जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, जैब शॉटगन से अपना सर उड़ा लेता है। बॉब जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन उस कार में ही एक म्यूटेंट छुपा बैठा था। वो बॉब को मार मार कर बेहोश कर देता है और उसे वहाँ से एक माइन में ले जाता है। उधर बॉबी अभी तक वापस नहीं आया था, इसलिए ब्रेंडा उसे ढूंढने जाती है। रूबी अभी भी उसके पास ही बैठी थी। ब्रेंडा की आवाज़ सुनकर वो भाग जाती है। ब्रेंडा बॉबी को वापस ले आती है, लेकिन बॉबी उन्हें कुछ भी नहीं बताता, कहीं वो तीनों डर न जाएं। अचानक बाहर कुछ हरकत होती है और बॉबी घबरा जाता है। वो उन तीनों को वहीं रुकने के लिए कहता है और खुद बाहर चेक करने जाता है। बाहर वो देखता है कि बीस्ट भी गायब था। तभी पीछे से डग आ जाता है। डग उन्हें बताता है कि आगे सड़क खत्म हो जाती है और ये कोई शॉर्टकट नहीं है। बॉबी तब भी उसे कुछ नहीं बताता। डग कहता है कि अगर बॉब 12 बजे तक वापस नहीं आया तो वो उसे ढूंढने निकलेंगे। वो सब आराम करने लगते हैं। डग और लिन कार में थे और बाकी सब ट्रेलर में। वो सभी सो जाते हैं, लेकिन बॉबी उठा रहता है। वो बाहर निकलकर बीस्ट को ढूंढने लगता है और तभी प्लूटो नाम का एक म्यूटेंट उनके ट्रेलर में घुस जाता है। वो ब्रेंडा को दबोच लेता है। बाहर बॉबी को भी कुछ दिखाई देता है और वो जल्दी से जाकर डग को जगा देता है। वो उसे सब कुछ बता देता है। तभी उन्हें किसी की चीख सुनाई देती है। वो देखते हैं कि वो बॉब था, जिसे कुछ दूर उन म्यूटेंट्स ने क्रूसीफाई करके आग लगा दी थी। वो सब भागकर बॉब को बचाने जाते हैं और इसी बीच एक और म्यूटेंट जिसका नाम लिजर्ड था ट्रेलर में घुस जाता है। बॉब उनकी आंखों के सामने जलकर मर जाता है और वो कुछ नहीं कर पाते। लिन ब्रेंडा के चिल्लाने की आवाज़ सुन लेती है और वो भागकर ट्रेलर में जाती है। वहाँ वो देखती है कि लिजर्ड ने उसकी बच्ची को पकड़ रखा था। वो उसकी बच्ची के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी पीछे से ईथल आ जाती है और उसके ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन इससे पहले ही लिजर्ड उसे शूट कर देता है। गोली की आवाज़ सुनकर डग और बिली भी ट्रेलर की तरफ भागते हैं। लिजर्ड ब्रेंडा को भी शूट करने लगता है। तभी लिन एक स्क्रू ड्राइवर उसके पैर में घुसा देती है। इसके बदले वो उसे भी गोली मार देता है। वो ब्रेंडा को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन डग और बॉबी वहाँ पहुँच जाते हैं। ट्रेलर के अंदर जाते ही डग लिन को मरा हुआ देखता है। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न हो जाता है। तभी उसे अपनी बेटी का ख्याल आता है और वो देखता है कि कैथरीन वहाँ नहीं थी। वो म्यूटेंट्स उसे ले गए थे। गॉगल उनके ऊपर दूर से नजर रख रहा था। तभी बीस्ट उसके ऊपर झपट कर उसे मार देता है। ईथल अभी भी जिंदा थी, लेकिन देखते ही देखते वो भी मर जाती है। ईथल को मरा देखकर बॉबी उन्हें मारने के लिए बाहर जाने लगता है। किसी तरह डग उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी उन्हें बाहर से एक म्यूटेंट की आवाज़ आती है। वो बाहर जाके देखते हैं कि वो एक वॉकी टॉकी था जो कि बीस्ट लेकर आया था गॉगल के हाथ के साथ। सुबह होते ही डग बीस्ट के साथ अपनी बेटी को वापस लाने जाता है। बीस्ट उसे एक माइन तक ले जाता है। माइन के अंदर उन म्यूटेंट्स का कब्रिस्तान था। बीस्ट उसे माइन से बाहर निकालकर दूसरी तरफ पहुंचा देता है, जहां उसे एक न्यूक्लियर टेस्टिंग विलेज दिखाई देता है। उधर बॉबी और ब्रेंडा भी उन म्यूटेंट्स को मारने के लिए ट्रैप बिछा रहे थे। डग उस विलेज में पहुंच जाता है और वहां एक घर में उसे कैथरीन दिख जाती है। वो उस घर में जाने लगता है। तभी उसके सामने एक म्यूटेंट आ जाता है जिसका नाम था सिस्ट। डग जल्दी से छुप जाता है। सिस्ट के जाने के बाद वो घर में घुस जाता है और अंदर वो देखता है बिग मामा को, जो कि टीवी देख रही थी। वो किसी तरह उससे बचकर कैथरीन के पास पहुंच जाता है। वो उसे लेकर वहां से निकलने लगता है, लेकिन तभी बिग मामा उसे मारकर बेहोश कर देती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक आइस फ्रीजर में पाता है जिसमें कई सारे ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पड़े थे। किसी तरह वो उससे बाहर निकल जाता है। वो बड़ी सावधानी से आगे बढ़ता है। वहाँ उसे एक और म्यूटेंट मिलता है जिसका नाम था बिग ब्रेन। उससे हमें उन म्यूटेंट्स के बारे में और ज़्यादा पता चलता है। वो बताता है कि उन्हें शहर से निकाल दिया गया था। वो यहाँ माइंस में आकर छुप गए। यहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरे जिनकी रेडिएशन से वो सब जेनेटिकली डिफॉर्म्ड हो गए। डग उससे कैथरीन के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। तभी अचानक प्लूटो उसके ऊपर हमला कर देता है। वो कुल्हाड़ी से उसकी 2 उंगलियां काट देता है, लेकिन फिर भी किसी तरह डग उसे मारने में कामयाब हो जाता है। सिस्ट भी गन लेकर वहीं आ रहा था, लेकिन डग छुप कर उसके ऊपर भी हमला कर देता है और उसे भी मार देता है। बिग ब्रेन रेडियो पर लिजर्ड को बच्ची को मारने का ऑर्डर दे देता है और तभी बीस्ट उसे भी मार देता है।
डग हर घर में जाकर कैथरीन को ढूंढ रहा था और उसे वहाँ कई सारे डिफॉर्म बच्चे भी मिले, लेकिन उसे कैथरीन का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। उधर लिजर्ड कैथरीन को मारने लगता है, लेकिन उसे कैथरीन की जगह वहाँ एक पिगलेट मिलता है, क्योंकि रूबी पहले ही कैथरीन को लेकर वहाँ से भाग चुकी थी। उधर बॉबी की मॉम की डेड बॉडी कार में से गायब हो चुकी थी। वो उसे ढूंढते हैं और देखते हैं कि जुपिटर उसे खा रहा था। जुपिटर उन सब म्यूटेंट्स का डैड था। उन्हें देखकर वो उनके पीछे पड़ जाता है। बॉबी उसे ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। वो किसी तरह उसे फंसा लेते हैं। जैसे ही वो ट्रेलर का दरवाज़ा खोलता है, ट्रेलर ब्लास्ट हो जाता है। उधर रूबी कैथरीन को डक के पास लेकर पहुंच जाती है, लेकिन तभी लिजर्ड भी वहां पहुंच जाता है। डक किसी तरह उसे शूट कर देता है। रूबी डक को उसकी बच्ची दे देती है। तभी लिजर्ड फिर से खड़ा हो जाता है और उन्हें गोली मारने लगता है। तब रूबी जल्दी से भागकर उसे चट्टान से नीचे धकेल देती है और उसके साथ वो खुद भी मर जाती है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वो उनके जैसी नहीं थी। उधर बॉबी देखता है कि जुपिटर अभी भी जिंदा था। तब ब्रेंडा एक पिकैक्स से उसे खत्म कर देती है। वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि डक कैथरीन और बीस्ट के साथ वापस आ रहा था। वो दोनों उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी कोई उन्हें देख रहा था और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी एकदम बेस्ट है, परफेक्ट स्टोरी है और डायरेक्शन भी एकदम परफेक्ट है और कुल मिला के ये एक लेजेंड मूवी है। इसके बाद 2007 में इसका सीक्वल भी आया था और वो भी मैं जल्दी आपके सामने लेकर आऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस मूवी में सब कुछ क्लियर किया गया है कि वो म्यूटेंट्स कैसे बने, वो कहाँ रहते थे और कैसे शिकार करते थे। वो डम म्यूटेंट्स बिल्कुल भी नहीं थे। वो नॉर्मल लोगों की तरह बातचीत करते थे। वो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी भी जानते थे और इसी वजह से वो और भी ज़्यादा खतरनाक थे। ओरिजिनल मूवी से इंस्पायर होकर म्यूटेंट्स के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनी, जिनमें सबसे फेमस रॉन्ग टर्न फ्रेंचाइज थी। उसके म्यूटेंट्स और स्टोरी लाइन सब इससे ही इंस्पायर्ड है। तो बात कर लेते हैं इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। मूवी के स्टार्ट में जो म्यूटेंट्स की फोटो दिखाई जाती है वो कोई एटॉमिक म्यूटेशन नहीं है। वो बर्थ डिफेक्ट्स हैं जो कि वियतनाम में एजेंट ऑरेंज की वजह से हुए थे। वियतनाम वार के टाइम पे यूएस मिलिट्री ने वियतनाम के ऊपर ये केमिकल स्प्रे किया था। वेस क्रेवन उसी एग्जैक्ट डेजर्ट लोकेशन पर ये मूवी शूट करना चाहते थे जहां उन्होंने 1977 वाली मूवी डायरेक्ट की थी, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां अब लोग रहने लगे थे। जो गैस स्टेशन आपने देखा वो मूवी के लिए स्पेशली मोरक्को में बनाया गया था। वो इतना असली लगता था कि वहाँ लोग सच में फ्यूल डलवाने के लिए रुकते थे। सारे म्यूटेंट्स को CGI और फिजिकल इफेक्ट्स की मदद से बनाया गया था। जितने भी डिफॉर्म म्यूटेंट्स थे वो सब मेकअप से बनाए जाते थे और जो डिफॉर्म बच्चे थे उन्हें CGI की मदद से बनाया जाता था। रूबी इन दोनों का मिक्सचर थी, उसके ऊपर CGI और मेकअप दोनों का यूज़ किया गया था। एक सीन जिसमें कैथरीन के ऊपर गन पॉइंट की गई थी, उसे शूट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहा था। इसलिए नहीं कि वो बेबी उससे डर रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उस गन से खेलने लग जाती थी। आइवाना टर्चैटो जिन्होंने बिग मामा का रोल किया है, वो $1000 के लिए अपना हेयर शेव करने के लिए तैयार हो गई थी। मेकअप आर्टिस्ट ग्रेग निकोटेरो ने इस मूवी में सिस्ट का रोल प्ले किया है। वो द वॉकिंग डेड सीरीज के भी मेकअप आर्टिस्ट हैं। शूटिंग करते वक्त डेजर्ट में टेम्परेचर 120 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता था। ये मूवी इंस्पायर्ड है अलेक्जेंडर सॉनी बीन से। वो एक स्कॉटिश क्लैन का साइकोपैथ हेड था जिसने रिपोर्टेडली 1000 से ज्यादा लोगों को मारा था अपने इनब्रेड परिवार को खिलाने के लिए। बीन और उसके साथी ट्रैवलर्स को जाल में फंसाते थे, फिर उन्हें मार देते थे। इतने लोगों के गायब हो जाने से इसके ऊपर किंग जेम्स 6 का ध्यान पड़ा। उसने बीन को ढूंढकर उसे और उसकी पूरी फैमिली को मार डाला। कई लोग इस बात पर यकीन करते हैं और कई नहीं करते। जो न्यूक्लियर क्रेटर डक को मिला था वो पूरी तरह से कंप्यूटर जनरेटेड था। जिस सीन में उस फैमिली की कार क्रैश हो जाती है उसे शूट करने में पूरे 3 दिन लगे थे। इस मूवी की शूटिंग के वक्त डेली सैंडस्टॉर्म्स आते थे। इस मूवी के ओपनिंग वीक में ही इसे बॉक्स ऑफिस पर 3rd रैंक मिल गई थी। वेस क्रेवन को इस रीमेक का ख्याल तब आया जब उन्होंने द टेक्सास चेनसो मैसेकर के रीमेक की सक्सेस देखी। जितने भी म्यूटेंट्स आपने इस मूवी में देखे वो सब बेस्ड थे हिरोशिमा और चेरनोबिल के न्यूक्लियर फॉलआउट की फोटोज और फुटेजेस में दिखे इंसानों से। म्यूटेंट्स को तैयार करने में रोज 3 घंटे लगते थे। गैस स्टेशन का नाम गैस हेवन था जो कि वेस क्रेवन से राइम करता है। ये मूवी ओरिजिनल मूवी से 15 मिनट ज़्यादा लंबी है। तो ये थे इस मूवी से जुड़े ढेर सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। साथ ही ऐसी मूवीज़ देखते रहने के लिए चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।